नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायिका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आप लोगों के सामने लाई हूँ अपनी मेंबर सपना चिरानिया को, अपनी मेंबर, अपनी चैप्टर हेड, अपनी फ्रेंड सपना चिरानिया को। वो आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे गाइड करने वाली है। सपना, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। हेलो एवरीवन, मैं सपना चिरानिया हूँ। मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। माइंडसेट में जो भी चीज़ हमारी लाइफ में है वो माइंडसेट में, मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दीजिए, चाहे आप अपने लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, लाइफ में क्या क्या हमें ब्लॉकेज कैसे आते हैं, वो ब्लॉकेज कैसे क्लीन करें, ये सारी चीज़ें सारी आपके माइंडसेट में आती है। जैसे कि अगर किसी को नॉलेज है फिर भी वो कभी बोल नहीं पाता है, बट किसी को नॉलेज नहीं हो के भी वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल जाता है। तो उस दोनों में डिफरेंस क्या है माइंडसेट का? मैं वही माइंडसेट के सब्जेक्ट पे बात करने आई हूँ। फैंटास्टिक सपना, मैंने आपकी मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास की थी, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आपकी और कौन सी क्लासेस होती हैं, प्लीज़ बताएंगे? मेरे माइंडसेट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज होती है मनी मैनिफेस्टेशन में, एक्चुअली हमारे मनी के रिलेटेड बहुत सारे बिलीफ होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेज होते हैं जो अननोइंगली हमारे सोसाइटी में ऐसी सोच होती है कि पैसा बुरा होता है, जल्दी पैसा आता है, वो पैसे वाले गलत होते हैं, या फिर पैसे हाथ का मैल होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। ऐसे ब्लॉकेजेज हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो उन ब्लॉकेजेज को कैसे रिमूव करें? बाकी जैसे अभी आपको कोई एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो सब माइंडसेट से आ रहा है। माइंडसेट मतलब आपको किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है? या तो आपके पास्ट में कोई मेमोरी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, या आपका फ्यूचर का कोई ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर होता है जिससे आपको डर लगता है। ये दो ही चीज़ स्ट्रेस देती है ना। तो इन सब को कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें? आप कोई भी डिसीजन कब अच्छे से लोगे? जब आप विदाउट डाउट, विदाउट फियर कोई डिसीजन लोगे तब, या फिर डाउट के साथ लोगे तब। तो माइंडसेट में वो सब भी वर्कशॉप आती है। प्लस हमारे माइंडसेट को कैसे स्टेबल रखना है, पुरानी मेमोरीज़ को कैसे हटाना है, या फिर कि कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, उसकी भी वर्कशॉप होती है। और डिप्रेशन में कोई जा रहा है तो डिप्रेशन मतलब क्या है? आपको लाइफ का गोल नहीं दिख रहा है, आप लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, आप लाइफ के लिए होपफुल नहीं हो, तो वो कैसे उससे निकलना है, वो सारी चीज़ें के वर्कशॉप होती है। माइंडसेट का कोई भी टॉपिक, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उन सब की वर्कशॉप में लेती हूँ। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मैनिफेस्टेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और माइंडसेट कोचिंग, एंग्जाइटी, ये सब का आप करते हो? जी। ओके। सपना, मैं ये पूछना चाहूँगी, अधिकतर लोगों को ग्रो करने से क्या रोकता है? अलग अलग रीज़न्स होते हैं ग्रो करने के। एक मनी ब्लॉकेजेज होते हैं, पैसे के प्रति गलत सोच रखना। गलत सोच हमारे, ऐसा नहीं है कि कुछ हम उसका बुरा सोचते हैं, पर वो बिलीव्स हमारे अंदर दी जाती हैं। तो अगर आप किसी फ्रेंड के लिए गलत सोचते हो तो वो आपके पास नहीं आएगा। वैसे ही पैसे के लिए आप गलत बोल के पैसे आपके पास नहीं आएंगे, वो रोकता है। किसी को है नॉलेज भी होने के बाद आपके पास्ट पेनफुल कोई मेमोरी है जिससे आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको सेल्फ डाउट है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, जबकि आप जानते हो कि वहाँ मुझे नॉलेज है, वो चीज़ रोकती है। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। अब वो स्ट्रेस माइंड कभी भी डिसीजंस है, या फिर ग्रो करने के डिसीजंस है, या फिर आगे बढ़ने के लिए है, वो फ्री होके नहीं ले पाएगा। प्लस हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है तो भी हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और पर्सन टू पर्सन चेंज होता है सबके ग्रो होने का रीज़न, नहीं होने का रीज़न। क्या हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली पैसे को अट्रैक्ट नहीं करने का मेन रीज़न मैं बता देती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कैसे होता है? सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट करते हैं ना, कॉन्शियस से तो नहीं करते। अब आपने कॉन्शियस माइंड से आपने गोल बनाया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये मेरे लाइफ में, आपको जो भी गोल है वो चाहिए, पर सबकॉन्शियस माइंड में आपने डाउट को रखा है, क्या ये होगा, क्या मैं कर पाऊँगी? तो अब बताओ, आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम तो सबका कर रहा है, पर अट्रैक्ट किसको करेगा?
ओके, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? आई मीन कुछ लोग बहुत ही गड़बड़ होते हैं, आई मीन बहुत ही वाहियात लोग होते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं, बेचारे से लोग होते हैं, वो लोग मतलब दुखी हो रहे होते हैं कि यार मैं भी अच्छी हूँ, ये भी अच्छा है, फिर हम लोग सुखी क्यों नहीं है? एक्चुअली ज़्यादातर जो देखा गया है, जो लोग गड़बड़ होते हैं, अब वो गड़बड़ होते हैं या नहीं होते ये तो हमारा जजमेंट है, हम उसको भी गड़बड़ नहीं बोल सकते फर्स्ट। फिर भी अगर मैं मान भी लूँ कि वो लोग गड़बड़ भी है, उन लोगों ने कभी वो लोग कभी लड़ाई भी होगी ना तो खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, ये तो ऐसा ही है, हम दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेंगे। पर जो लोग अच्छे होते हैं वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग सारी गिल्ट खुद पे ले लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया। और आप पिक्चर्स कैसी बना रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर कैसी दे रहे हो, नेगेटिव पिक्चर्स दे रहे हो, तो वो चीज़ को अट्रैक्ट करके आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। पर जो लोग गड़बड़ होते हैं उनका माइंडसेट में ये कभी नहीं होता है कि मैंने गलत किया। कौन ये सोचता है जो गलत है कि मैंने गलत किया, कोई भी नहीं सोचता है। तो जो मेनली जो गलत करते हैं उनके माइंड में ये होता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, तो उन लोगों ने कभी खुद को गिल्ट में डाला ही नहीं, उन लोगों ने ये इमोशनली कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या ये मेरे साथ क्यों नहीं है, ये उन्होंने अपनी चॉइस बनाई। पर जो लोग सीधे होते हैं या फिर जो लोग इसको सह रहे होते हैं, उन लोगों को इस पे बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है, वो लोग इसके बारे में बहुत सोचते हैं और अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड में उसकी पिक्चर बना रहे होते हैं। और जैसी पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनेगी उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आज जो भी चीज़ लाइफ में है, चाहे ये बिल्डिंग बोलो, ये माइक बोलो, कुछ भी है, सब पहले माइंड में आई है फिर रियलिटी में आई है। वाह, एग्जैक्टली ट्रू। पहले मैंने ऐसा पॉडकास्ट स्टूडियो इमेजिन किया था, फिर ये बना, और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ जो भी मैंने इमेजिन किया था कि मैं करूँगी। तो वैसे ही अगर मैं मेरे साथ सपोज किसी की लड़ाई हो गई, उसी को सोचती रहूँगी तो वही पिक्चर बनेगी और उसी में मैं अंदर जाती जाऊँगी और वैसे ही लड़ाई होती रहेगी। यस। अच्छा, ये स्मगलर्स होते हैं, ये किलर्स होते हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए नहीं होती क्योंकि गिल्ट ही नहीं करते? हाँ, इनको ये सोचते ही नहीं है, मे बी ये हो सकता है, और अगर गिल्ट होगी तो वो करेंगे नहीं। तो इनको कर्मा नहीं लगेगा? कर्मा तो लगेगा ही, कर्मा के ऊपर वाला तो हर जगह है, कर्मा तो लगेगा ही। बट जब उनको कर्मा लगेगा या जब तक समझ आएगा तब तक लेट हो चुकी होती है। अच्छा, मतलब गिल्ट तो उनको भी होगी, थोड़ा सा बूढ़े होने के बाद होगी, तब उनको कर्मा एकदम से हिट करेगा और फिर उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ये तो ऊपर वाले का रिटर्न है, वो मैं नहीं बोल सकती कि कर्मा का वो कैसे देता है। बट हाँ, स्मगलर्स जो भी उसमें जाते हैं उनके माइंडसेट में नहीं होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर माइंडसेट में होता तो वो नहीं कर पाते। अच्छा, एडिक्शन के बारे में क्या कहना है आपका? एडिक्शन जो लोगों को हो जाता है, क्या उसका इलाज भी है आपके पास? हाँ हाँ, बिल्कुल है। एडिक्शन क्यों होता है? एडिक्शन मतलब अगर अल्कोहल है, स्मोक है, उनका एडिक्शन हम क्यों करते हैं? अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए, एंग्जाइटी को भगाने के लिए। फर्स्ट भले ही आपने सपोज फ्रेंड्स में किया हो या किसी भी चीज़ में किया हो, स्टार्ट कैसे होता है? उससे आपका माइंडसेट, आपका जो उसका माइंड, आपके न्यूरॉन्स काम करने बंद करते हैं, तो आपको एक रिलैक्स फील होता है, आप उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। तब आपको एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है कि चलो इससे मैं कुछ देर के लिए अपनी चीज़ों को भूल रहा हूँ, तो उससे एडिक्शन होता है। तो उसमें भी एनएलपी में स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एडिक्शन की इच्छा होती है, उसको निकाला जाता है, एंड देन फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट से उस एडिक्शन की जगह उनको एक नया गोल दिया जाता है कि इससे आपका एडिक्शन रिलीज़ होगा। आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना है ना, तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने का दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, एंड उस ऑप्शन से आप स्ट्रेस रिलीज़ होगा तो आपको एडिक्शन नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगता है बट इसका भी इलाज है। कुछ लोगों को लड़ने का एडिक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को रोने का एडिक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को चिल्लाने का एडिक्शन हो जाता है, तो ये एडिक्शंस ही हैं? नहीं, ये एडिक्शंस नहीं है, आदत पड़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी में बोलूँ या फिर इसको मैं किसको ब्लेम करूँ, आई डोंट नो, बट एक्चुअली होता क्या है कि एडिक्शन रोने का, लड़ने का क्यों होता है? हम लोग जब हंसना होता है तब हंसते नहीं हैं, जब रोना होता है तब रोते नहीं हैं। जब रोना होता है तो अपने आप को सप्रेस करते हैं कि नहीं, अभी इसके सामने नहीं रोना है। जब अपनी बात रखनी है तो सब जगह अपनी बात नहीं रख सकते। ऐसे में जब हम इमोशंस को बार बार सप्रेस करते हैं तो वो चीज़ बार बार उठ के आती है, तब आपके कंट्रोल से निकल जाते हैं इमोशंस, तब आप कहीं भी रो देते हो, आप बहुत
इमोशन वाले बन जाते हो। आपको लड़ने का इसलिए होता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है एंड आपको अपनी बात कभी रख नहीं पाए, तो अब लगता है कि अब मैं किसी से नहीं डरूं, अब मैं अपनी बात रख दूं। या फिर रोने का, लड़ने का, और आपने एक और क्या बोला था, चिल्लाने का भी अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को निकालने का वे आउट है कि मैंने आज तक खुद को सप्रेस किया, अब मैं नहीं रुकूंगा। कुछ लोग बड़े मुंहफट होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं विदाउट फिल्टर, सोचते भी नहीं कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो वो लोगों को कभी मतलब ज़्यादा बोलने का एडिक्शन नहीं है? ये तो अपने अपना नेचर होता है। मुंहफट मतलब स्ट्रेस, ये हमारे संस्कार में आते हैं। जो संस्कार हमने देखे हैं, हमारे में मेन कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादातर 80% कैरेक्टर जहाँ से हम पल बढ़ के आए हैं वही ज़्यादा हमारे में आता है। वही तो हो सकता है उसके रिलेटिव है, किसी को उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते देखा होगा और वही उसकी हैबिट हो गई है। अगर कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, दैट डजंट मीन कि वो लोग गलत है या सही है। सबसे पहले हाँ, NLP में यही आता है कि दूसरों को जज करना ही छोड़ दे, वो किस पोजीशन में है और वहाँ क्यों आया है। अगर उस चीज़ को समझेंगे तो सारे लोग अच्छे हैं। मतलब आपने ये सब कुछ कर रखा है तो आपके लिए सारे लोग अच्छे हैं? यस, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हो सकता है उसके बैकग्राउंड में नहीं जानती, एंड आई एम नोबडी, मैं उसको जज नहीं करना चाहती, एंड मैं एक न्यूट्रल होकर उससे बात अगर करती हूँ तो मैं बेटर रिलेशन उसके साथ भी बना पाऊँगी। ओके, तो मैं अभी आपके साथ लाइव कोचिंग लेती हूँ। ओके, मुझे एक बात बताइए, लोग मुझसे सीखते हैं, ठीक है, एंड फिर मेरे जैसा ही खोल लेते हैं और मेरा ही मार्केट तोड़ते हैं, ठीक है। इसका मुझे स्ट्रेस होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करूँ? देखिए, ये मार्केट ट्रेंड है आज, ओला उबर सेम मार्केट है ना, एक का आइडिया होगा, एक ने आगे बढ़ाया होगा। आप हर जगह देखें, ज्वेलरी शॉप है, कितनी सारी ज्वेलरी शॉप है, एक कॉन्सेप्ट कोई आती है वो कॉपी कर जाती है, ठीक है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपने ऐसी चीज़ मार्केट को दी जिसमें लोग कॉपी कर रहे हैं, आपने कॉपी नहीं किया। फर्स्ट, सेकंड, उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ये आइडिया पे वर्क कर चुके हैं, लोग कॉपी कर रहे हैं, तो उनका टाइम अभी कॉपी करने में लगेगा, आप अपना टाइम अपग्रेड करने में लगाइए। अगर कॉपी करने को हम सोचेंगे, आज के दिन इंडिया में क्या कहीं भी सबका बिजनेस चलता है। अगर एक हॉस्पिटल के आगे 10 दुकान हैं और 11वीं भी खुल जाएगी तो वो भी चलेगी। यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि मतलब सब लोग मरते हैं तो मेरे घर में भी कोई मर गया तो मुझे नहीं रोना चाहिए, ये थोड़ा ना कोई हुआ। नहीं, रोना नहीं चाहिए। आप उसको स्ट्रेस लेके भी क्या करोगे। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, इसका मतलब पॉजिटिविटी नहीं होता है। पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशन हो मैं हैंडल कर सकती हूँ, दिस इज़ माई पॉजिटिविटी। जैसा भी हो मैं आई एम एबल टू हैंडल। तो जब वो इंसान सामने आए तो प्यार से बोलना चाहिए? प्यार से बोलना या स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक न्यूट्रल वे में बात करना चाहिए। आप क्यों वो दिखाओ कि मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपने उसको कुछ दिया, आपने लिया नहीं है। दुनिया में अगर देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो आपने हमेशा उसको दिया है, तो आपको बल्कि ज़्यादा अच्छी से उसको बात करना चाहिए। लेकिन लेने के बाद भी वो गाली दे के जाते हैं। अब इसमें नेल्सन मंडेला का जो है, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इतने साल प्रिजन में निकालने के बाद भी, जब उन पे टॉर्चर किया गया उसके बाद भी, उन्होंने वहाँ के जेलर को डिनर में इनवाइट किया। जहर दे दिया? नहीं, जहर नहीं दे दिया, डिनर में इनवाइट करके उनको थैंक यू बोला। ठीक है, ये उसका सोच है, ये उसका वो है। मुझे आपको एक बात बताइए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पिक्चर्स को अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो पिक्चर्स आप बनाएंगे तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पॉजिटिविटी इसलिए रखना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, मैं दूसरों का क्यों सोचूं। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं पूछने वाली हूँ, वो बहुत लोगों के साथ होता है कि हमसे लोग मिलते हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर लव, आई एम, मतलब मेरे से ज़्यादा दुनिया में तुमसे कोई प्यार नहीं करता, एंड फिर पीछे जाके बुराइयाँ करते हैं। ये हमें पता चलता है, फिर वो मिलते हैं एंड फिर वो बहुत प्यार से गले लगा। इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसमें मैं प्रेमानंद बाबा को फॉलो करती हूँ। उनका कहना है कि जो भी ऐसा आपकी बुराई करते हैं वो पाप काट रहे हैं आपका। अगर स्पिरिचुअल वे में बोले तो
अगर माइंडसेट के वे में बोलें तो जो भी इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। आपको भी सपोज़ किसी से के साथ अच्छा नहीं लगा तो आप उसकी आगे से तो नहीं बोलोगे, पीछे से ही बोलोगे। क्या इसका मतलब ये है कि आप उसको नहीं चाहते हो? कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, जिस किसी का हमें कोई एक्शन नहीं अच्छा लगा तो उसके लिए पीछे से बोल दिया, फिर आगे नॉर्मल हो गया, मैं रिलेशन भी क्यों ख़राब करूं? तो अगर हम इसको नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी मानेंगे, क्योंकि हम भी करते हैं ना, हमें अगर किसी का एक्शन अच्छा नहीं लगा तो हम पीछे से बोलते हैं इसने आज ऐसा अच्छा नहीं किया। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि हमें सबको बोलना चाहिए, जो सबको बोलते हैं ये उनकी गलती है। बट अगर हम खुद में सोचते हैं तो हम एक तरह से बैक बाइटिंग ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम मिले तो हम वो फ्रस्ट्रेशन के साथ ना मिले। वाह वाह, सपना माता जय हो। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सपना आपसे बात करके। एंड मैं ये मतलब मेरे ख्याल से ये वाला पॉडकास्ट 1 घंटे तक का होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आपसे बात करके। मैंने भी आपसे बहुत सीखा है ना, आज मैं जो कुछ भी हूँ, हाँ माइंडसेट का मुझे बहुत पहले से था, बट जो मुझे एक्सपोजर मिला है वो मुझे कनेक्ट की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो है कि बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, आप बोल रहे हो कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो इसको माफ़ कर पाना इट इज़ नॉट ईजी। खुद को माफ़ कर पाना ईजी है, लेकिन दूसरे को माफ़ कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई मीन कोई ऐसे अफर्मेशंस हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ करके हम अपने आप को क्लीन कर सके ऐसी चीज़ों से? हाँ, NLP में टेक्निक्स होती है जिन टेक्निक्स के हेल्प से आप आपकी पास्ट मेमोरीज़ को सारे को निकाल सकते हो एंड आपको इवेंट्स को कैसे लेना है वो सिखाया जाता है। जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ तो अगर वो एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट करने वाले का नज़रिया अलग होगा, जिसका हुआ उसका अलग होगा और जो देख रहे हैं उसका अलग होगा। चीज़ तो सेम हो रही है, तीनों अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, यानी कि तीनों अपने माइंडसेट के हिसाब से ले रहे हैं। सपोज़ कोई एक्सीडेंट हुआ एंड आप डॉक्टर हो तो आप पहले उसको जाके देखोगे, और मैं चोर हूँ तो मैं उसका वॉलेट लूँगी। तो ये मेरा माइंडसेट है ना, हम क्या करते हैं। तो चीज़ों को लेने का नज़रिया अगर हम चेंज कर दे तो हमारा रिएक्शन चेंज होगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं एक्शन हमारे सोच के हिसाब से करते हैं। उसका भी एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, आपकी और मेरी बहुत बनती है, ठीक है। मैंने आपका कोई सामान बिना पूछे ले लिया, आप क्या बोलोगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस आपसे बात करना कम कर दूँगी। राइट। आपकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती है एंड देन मैंने लिया, तब आप क्या बोलोगे? बिल्कुल बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं बनती है। तब मैं आपसे दूर रहूँगी, मैं आपके पास अपना सामान छोड़ूंगी क्यों? मैं अगर बोलने नहीं सपोज जाऊंगी। मैंने ले लिया तो आपको लगेगा ये लड़की बहुत बदमाश है, ये तो लेकिन ऐसी मैं ही थी। बोलने नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मुझे नहीं बोलोगे, पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ोगे, लेकिन उस समय बात भी करने नहीं आओगे। नहीं, मैं तो बात करने क्या, मैं तो मतलब बहुत दूरी में बना लूंगी। दैट मीन्स कि एक ही एक्शन में आपके रेफरेंस के हिसाब से आपका रिएक्शन आ रहा है, आपका रेस्पॉन्स आपके हाँ, मतलब दूरी का गैप कम मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि हम जो भी करते हैं हमारे रेस्पॉन्स के हिसाब से करते हैं। हाँ। जैसे कि अगर आपके जंगल में गाड़ी खराब हो गई तो आपको डर लगेगा? पहले लगता, अब नहीं लगेगा। पहले क्यों लगता? पहले क्यों लगता? क्योंकि मुझे डर लगता कि क्या हो सकता है मेरे साथ। क्यों, कभी कुछ गलत हुआ है? नहीं। देन क्यों डर लगता? बस वही समझ गई हूँ, इसलिए अब नहीं लगेगा। क्योंकि रेफरेंस में आपने किसी से सुना होगा तो वो मेमोरी होती है, तो वो हमारे एक्शन को, हमारे रेस्पॉन्स को इफेक्ट करती है। जैसे मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो मैंने कभी सुना था कि किसी को कुत्ते ने काटा, उसके पालतू कुत्ते ने काटा, तब से मुझे कुत्ते से डर लगना शुरू हो गया। उस दिन से मुझे कुत्ते से डर लगना। फिर मैंने सोचा और अपने आप को हील किया कि मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, फिर मैं क्यों कर रही हूँ, फिर मैं क्यों डर रही हूँ। राइट। तो वैसे ही हमारा सारा रिस्पॉन्स हमारे मेमोरी से ही अफेक्टेड होता है। तो अगर हम अपनी मेमोरी को, इवेंट्स को कैसे लेना है, कैसे उसको पॉजिटिवली लेना है, वो सीख जाए, ये NLP में आता है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्स चेंज होंगे, और रिस्पॉन्स चेंज होंगे तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में पॉजिटिव पिक्चर्स बनेंगे। पॉजिटिव पिक्चर्स सबकॉन्शियस माइंड में बनेंगे तो वहाँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जो जो चीज़ हम चाहते हैं वो अट्रैक्ट होने लगेगी।
यार एक बात बताओ, मैंने जितने भी आज तक एनएलपी जिन्होंने किया है और ट्रेनर हैं उनसे मिलती हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। आई मीन कोई मुझे वीक एनएलपी प्रैक्टिशनर या ट्रेनर नहीं मिला। ऐसा क्यों, क्या है ऐसा क्या सिखा देते हैं आप लोगों को? नाम में ही है ना, एनएलपी इज़ अ माइंडसेट। अगर माइंडसेट आप कंट्रोल कर लिया, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपने उस पर वर्क कर लिया, आप क्यों सेल्फ डाउट पे जा रहे हो, आपको डर कहाँ से लग रहा है, आपको स्ट्रेस कहाँ से हो रहा है, और उन सब को आपने हटा दिया, तो ऑब्वियस आप स्ट्रांग हो। ओके, तो आप ट्रेनिंग देते हो एनएलपी की? यस, मैं देती हूँ। ट्रेनिंग देते हो? यस। लेकिन क्लास में सब बच्चे तो अव्वल नहीं आते ना, कोई तो फेल भी हो जाता है, तो एनएलपी की क्लास में भी फेल हो जाते हैं? फेल होने के बाद भी वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जो बच्चे अव्वल आते हैं वो दूसरों पे काम करते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं वो खुद पे काम करते हैं, पर फ़ायदा सबको होता है। मज़ा आ रहा है सपना आपसे बात करके बहुत। सपना, मुझे एक बात बताएं कि क्या आपके परिवार में कभी आपका किसी से झगड़ा नहीं होता? झगड़ा इन द सेंस आर्गुमेंट, या फिर मेरा तकलीफ़ ऐसा? बोलचाल बंद हो जाना, तुम मुझसे कभी मत मिलना, ऐसा? नहीं, ऐसा अगर सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई भी है तो मैंने अपने आप को उनसे दूर किया है एंड मैंने बोलना छोड़ दिया। मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा है। मैं उनको गलत भी नहीं बोलती हूँ, मैं उनको सही भी नहीं बोलती हूँ, मैं उनको जज ही नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज़ क्या है, वहाँ मैंने अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हैं। जो उनकी सोच है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरी सोच सही होगी, पर उनकी सोच मुझे गलत लगती तो मुझे अपनी बाउंड्री बनाना चाहिए, तो वहाँ मैंने बाउंड्री बनाई है। बट यस, मैंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया है जाके। तो आप वीक, कुछ लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं वीक ही बोलूँगी उनको, वीक माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, जो रोते रहते हैं या परेशान हैं, क्या आप उनको अपनी बाउंड्रीज सेट करना भी सिखाते हो? यस, कहीं ना कहीं वो अपने माइंडसेट में ही खुद को वीक समझते हैं। जो भी हुआ, सपोज मेरे साथ भी कुछ गलत होगा तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं मैं खुद को वीक इंटरप्रेट करूँगी, वहाँ मैं ये देखूँगी कि कहाँ किसकी गलती है। पर जो ज़्यादा रोते हैं वो खुद के माइंड में उनकी सेल्फ इमेज वीक होती है, इसलिए वो हर जगह खुद को एज अ विक्टिम देखते हैं। तो वहाँ उनको उनकी वो विक्टिम वाली पोजीशन से निकाल के उनको एक बेटर सेल्फ इमेज देते हैं, तब वो रोना छोड़ते हैं। क्या रोना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। आपके इमोशन से आपको किसी चीज़ का दुख हो रहा है तो आपको बिल्कुल रोना चाहिए, पर हाँ, एक ही चीज़ के लिए 10 बार रोना गलत है। घर में किसी का डेथ हो जाए तो? हाँ बिल्कुल, वो तो आपका हाफ पार्ट जाता है, तो उसमें भी एनएलपी हेल्प करता है। उसमें अगर घर आपको एक खालीपन लगता है तो एनएलपी के थ्रू वो खालीपन को भरा जाता है, क्योंकि वो बंदा तो नहीं आ सकता है, पर आप अपने आप में वो कोई लगता है कि हमारे अंदर से कोई पार्ट चला गया है, उस पार्ट को आपको वापस भरना है, तो उसको भी एनएलपी हील करता है। वाओ, एनएलपी मतलब जादू की झप्पी। हाँ, माइंडसेट से जो भी काम करना हो सब करता है। फैंटास्टिक। एक ज्वलंत समस्या है हिंदुस्तान की, जरूर बताओ। हाँ हाँ जरूर। सांस। सांस से कैसे डील किया जाए? सेम एनएलपी से, माइंडसेट से चीज़ों को लेना। अगर सपोज एक्सेप्ट करना एक चीज़ होती है, इसको मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल से बताऊं कि आपने मेड आपने सपोज रखी और स्वीपर चाहिए आपको, ठीक है। आपको स्वीपर नहीं, अगर स्वीपर फर्स्ट आई और आपके पास मेड नहीं है तो आप कभी उससे काम नहीं करवाओगे, झाड़ू पोछा करवाना पड़ेगा। अगर हम जैसे जो सनातन में मानते हैं वो नहीं करवाते, हाँ। है ना, उनको आप बोलोगे भी नहीं कि तू कर। हाँ। लेकिन अगर सपोज झाड़ू पोछा, ये बहुत लेमैन वाले उसमें समझा रही हूँ, झाड़ू पोछा और बर्तन वाली है और एक नहीं आई तो आप बर्तन वाली को बोलोगे कि मेरे को तू करके दे? नहीं। झाड़ू पोछा नहीं। क्यों? उसके स्टैंडर्ड का काम नहीं है, वो बिदक जाएगी, वो भी छोड़ के चली जाएगी। नहीं, पर हम कोशिश करते हैं ना कि यही कर दे,
नहीं करते भाई, वो छोड़ के चली जाएगी क्योंकि हर कोई नहीं कंफर्टेबल है उसमें। और जो बाथरूम साफ कर रहा है उसको हम ये नहीं चाहेंगे कि वो हमारे बर्तन साफ करे। वो जो सनातन दैट मीन्स वाला आपने बोला। उसको एक्सेप्ट किया एज ए स्वीपर, आप उसको कभी ऑफर ही नहीं करोगे। हाँ, और आपने उसको एक्सेप्ट, झाड़ू पोछा वाली को हम बोलते, मैं तो कभी कभी मतलब ट्राई आप कर लेती सास हूँ। को एक्सेप्ट कर लो, आप यही कहना चाह रहे हाँ, हो ना? मतलब एक सास को नहीं, किसी भी पर्सन को अगर आप उससे डील कर सकते हो कि नहीं ठीक है, मैं उसको समझा सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ही इवेंट चेंज हो सकता है। कभी कभी आपने भी एग्रेसिवली किसी चीज़ को लिया और मैंने भी लिया तो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, उसको समझने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको ऐसा समझ आता है कि नहीं मेरी सास ही गलत है, ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता है। बहुत सारी काउंसलिंग मैंने ली है, दोनों की गलती होती है और गलती किसी की भी नहीं है, जनरेशन गैप की है, सोच की है। पर फिर भी अगर किसी भी, मैं सास को नहीं बोलती हूँ, किसी भी गलत पर्सन से आपको डील करना है, एक्सेप्ट हिम एज ही इज। आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो ऐसा ही है, इससे मैं दिमाग लगा के क्या करूँगी। अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये ऐसा कर रहा है, मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा। अच्छा, मैं ऐसे किसी एक लेडी को जानती हूँ जिसने मुझे 2 दिन पहले ही बोला है कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको हिट किया। ओके, तो ऐसे को कैसे एक्सेप्ट कर लो? नहीं आप एक्सेप्ट नहीं करो, फिर आप निकलने का करेज रखो, वो करेज आपको एनएलपी देगा। अब आप निकल भी तो नहीं पा रहे उस जगह से, आपको हिट किया है तो आपको हिट होके क्यों रहना है, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। निकलने के लिए आपको करेज चाहिए। आज आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, या फिर अर्निंग सिस्टम हो सकता है नहीं होगा, या फिर हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई तो रीज़न होगा। उन सब के लिए करेज चाहिए आपको, हस्बैंड को समझाने के लिए। अगर हस्बैंड नहीं भी मानता है तो आप हिट होके नहीं रह सकते हो, तो उन सब के लिए करेज चाहिए। वो एनएलपी देता है आपको वहाँ से निकलने का। ये एक न्यूट्रल होके आपको अपने सिचुएशन को देखना है कि क्या डिसीजन मेरे लिए राइट होता है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि हमेशा सास गलत होती है, मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलती कि हमेशा सास सही होती है। आपको हर की सिचुएशन अलग होती है, तो आपको देखना है कि आपका किस पोजीशन में है, आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उसको आपको अलग होना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सपना कि एक बार हिट किया ना तो उसका हियाव बढ़ता जाए। हियाव नहीं, हिट को तो कभी भी नहीं, हिट तो सास क्या कोई भी किसी को, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी पेरेंट्स भी बच्चे को आज के दिन नहीं हिट करते, टीचर्स को भी अलाउ नहीं है, तो फिर सास को या किसी को भी हिट करने का तो किसी को भी अलाउ नहीं है। ये आपके सेल्फ इमेज को डेंट करता है, तो हिट तो नहीं ही करना चाहिए। तो बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। हिट करने से उनकी भी सेल्फ इमेज को डेंट होता है, वहाँ अपने आप को वो कमज़ोर देखते हैं। और आप बच्चों को कब मारते हो, एक बात बताओ, आप और किसी को मार सकते हो? नहीं। तो बच्चों को क्यों मारते हो? क्योंकि आपको पता है वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, यानी कि आप भी मजबूत हो के कमज़ोर पे वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। ये आपके लिए नहीं बोल रही, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। आई नो मेरे को मेरा वाकया याद आ रहा है सपना। मैं ऑनलाइन सबके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे कोई डरने की और इसमें कोई मेरे को नहीं लगता शर्माने वाली बात है, शायद इससे कोई सीख ही जाए। मैं अपने बेटे को बहुत मारती थी, एंड बहुत, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप साल भर में भी एक हिट करते हो तो बहुत मारना हो जाता है। यस। तो मैं मारती थी और एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जिस दिन मुझे हाथ पकड़ा मुझे समझ में आ गया कि मेरे को अगर मेरी रेस्पेक्ट मेंटेन करनी है ना तो मुझे नहीं मारना है। और उसने न सिर्फ खुद के लिए हाथ पकड़ा, उसके बाद मैंने उसकी बहनों को भी कभी नहीं मारा। दैट मीन्स कि हम हमेशा कमज़ोर को हिट करते हैं। अब वो मेरे को समझ में आया कि अब ये मजबूत हो गया तो मैं इसको मार नहीं पा रही, तो मैं कमज़ोर समझ के किसी को क्यों मारूं। मतलब वो एक्चुअल ऐसा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो हमारा ये नेचर में होता है कि हाँ। ये मेरे से कमज़ोर है, मेरी बात सुनेगा। आज जो भी आप सास की बोल रहे हैं वो भी तो उसको कमज़ोर समझ रही है, तो जहाँ उसको करेज, अगर उसमें हिम्मत है जवाब देने की तो वो भी नहीं करेगी। तो हिट करने का मतलब है अगर वो हिट हो रहा है दैट मीन्स उसकी सेल्फ इमेज डेंट है, तो उसका अगर सेल्फ इमेज बढ़ जाएगा तो वो नहीं सुनेगा आपका। तो हिट भी किसी को नहीं करना चाहिए, और हाँ कोई मार रहा है तो आपको नहीं सहन करना चाहिए। सपना, आपके हिसाब से डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं दुनिया में? डिवोर्सेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, प्लस पहले के एज लिमिट, ये मेरी सोच है, आई डोंट नो बाकी की। पहले की एज लिमिट छोटी होती थी, 22 या 23 में शादी करा देते थे, एंड माँ बाप के हिसाब से बोला जाता था कि जो ससुराल में बोले तुमको वो मानना है। आज के दिन में शादी की एज लिमिट 25-26 है, जहाँ 28, 30
30 है तो जहाँ बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, वो खुद का डिसीजन, खुद का ओपिनियन बना पा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो वो चीज़ें ज़्यादा, जब आप इंडिपेंडेंट हैं एंड जब आप मैच्योर हो गए तो आपका सोचने का तरीका अलग है, तो आपको दूसरों के जगह पे ढलने में ज़्यादा टाइम लगता है। छोटे बच्चे कहीं भी ज़्यादा ईज़िली ढल जाते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेन रीज़न है डिवोर्स होने का। पर डिवोर्स में भी सबके अलग अलग रीज़न है। कहीं हस्बैंड गलत है, कहीं वाइफ गलत है, कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप एक रीज़न से नहीं बांध सकते। हर प्रॉब्लम का पर्सन टू पर्सन सिचुएशन अलग होता है, पर्सन टू पर्सन केस अलग होता है। आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत रीज़न से होते हैं। सपोज़ हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अभी बनती है और अगर झगड़ा भी कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को देख के झगड़ा करते हैं। कहीं नहीं कहीं आपका चेहरा ट्रिगर हो रहा है नेगेटिविटी से, झगड़े से, वाइफ का चेहरा, तो वो रिलेशंस में कमी महसूस होती है। उस चीज़ को पूरा करने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाया जाता तो है। मतलब आप चेहरा बदल लो, आई मीन चेहरा नहीं बदल लो। पहले के ज़माने में देखिए, सारी चीज़ें जो हमारे सनातन धर्म में होती थी ना, वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। पहले के ज़माने में लड़ाई करने के लिए जगह अलग होती थी। आपने सुना होगा कोप भवन होता था। दैट मीन्स कि वो नेगेटिविटी बाहर कहीं नहीं जाए। आप जब झगड़ा करो तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर नहीं हो। आप अपने अगर सपोज़ बेडरूम में झगड़ा करते हो, एनर्जी बोलो या सारी चीज़ें एक ही जगह जाती है। अगर आप बेडरूम में झगड़ा करते हो तो वो सारा सिचुएशन, वो सारी सीन्स, वो चेहरा आपको ट्रिगर करती है। अगर किसी भी इमोशन के हाइप में जाके आप कुछ भी देख लेते हो या सुन लेते हो तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। फिर उस चीज़ को आप डायरेक्ट भी देखोगे तो आपको वो इमोशन आ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरी मदर के प्रेगनेंसी में वो हमेशा बोलती थी कि मैं जब प्रेग्नेंट हुई और मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो जो वैन पे गाना बज रहा था वो जब भी मैं सुनती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस समय वो बहुत दर्द में थी और उन्होंने वो गाना सुना, वो ट्रिगर हो गया। अब वो गाना वो जब भी सुनेगी ना, उनको वही पेन फील होगा। तो इससे बाहर कैसे आया जाए? ये ट्रिगर तोड़ने का भी टेक्निक्स होती है, NLP में होती है। एंड ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए कभी भी लड़ाई करे सामने वाले का चेहरा ना देखे। मेरे साथ भी ऐसा है। प्रेगनेंसी में मैंने घिया से मेरे को उल्टी आती थी एंड अब मैं घिया देख नहीं सकती क्योंकि वो आपको ट्रिगर हो चुका है। हाँ। तो जब भी आप लड़ाई करो सामने वाले का चेहरा ना देखो, वो ट्रिगर नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में खाना खाते हो तो वो खाना ट्रिगर कर जाता है। वे पतले हो जाएंगे। वो खाना आपको हेल्थ में बेनिफिट ही नहीं करेगा। नहीं, लेकिन खाना ना पसंद हो जाएगा तो वे मतलब पतले हो जाएंगे। चाहिए आपको फिर फ्रूट्स भी ये खाना में ही आता है ना। हाँ, पता नहीं फ्रूट्स कैसे ट्रिगर हुआ है, मेरे को वो भी पसंद नहीं है। तो याद कीजिए कोई चीज़ कभी बहुत गुस्से में या बहुत ऐसा कुछ सिचुएशन, सच में हाँ ट्रिगर होता है। फूड ऐसा नहीं है शुरू से बहुत पसंद ही नहीं है टेस्ट, तो वो अलग बात है। हाँ। लेकिन एक पोजीशन के बाद आपने एक एज के बाद छोड़ी है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ जुड़ा है। अच्छा, ओके, वाओ। ये चीज़ें जो मैंने आपसे सीखी बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी ये ट्रिगर तुड़वाने के लिए आपके पास आना पड़े, जरूर। अगर कुछ माइंडसेट में चेंज करना पड़े तो आपके पास आना पड़े, NLP सीखना हो तो आपके पास आना पड़े। एक बात बताइए, आप इतने लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, आपको असर नहीं पड़ता? नहीं, इसमें सबसे पहले NLP जब हमने सीखा था तो हमें अपनी बाउंड्री करना ही सिखाया जाता है, पर और ख़ुद को क्लींस करना भी सिखाया जाता है। और मैं जब NLP के क्लाइंट्स लेती हूँ मैं इमोशनली अटैच नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे एज अ प्रैक्टिकल में देखना है। सपोज़ NLP में कोई क्लाइंट आ रहा है और मेरे पास रो रहा है, मैं उसको कभी भी टच नहीं करती हूँ। मैं उसको पानी ऑफ़र करती हूँ, उसके पास जाके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि वो रोते हुए को हग नहीं करते? नहीं, वो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। फिर वो वहाँ मैं इमोशनली अटैच होके मैं खुद को ड्रेन आउट कर लूँगी और वहाँ उसको मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगी। तो हमेशा हम जब काउंसलिंग लेते हैं तो एक सेफ़ डिस्टेंस में लेते हैं, और जब वो रो रहे होते हैं तो हाँ पानी दे दिया या उसको टाइम दे दिया संभलने का, बट मैं उठ के उसको टच भी नहीं करूँगी और मैं उसको
हक भी नहीं करूँगी और मैं उसके पास नहीं बैठूँगी। और कोई बहुत गुस्से में भरा हुआ आए आपके पास, कोई भी पति या वाइफ, उसको कैसे टैकल करते हो? मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गुस्से में भर के क्यों आएंगे? उनको पता है चिल्लाने चीखने लग जाते हैं ना कई बार कस्टमर्स। हाँ, तो उनको कैसे टैकल करने का, मैं ये पूछ रही हूँ। उनको सबसे पहले एक गिलास पानी, उनका जो टेम्पो है, अगर वो जब तक रिलैक्स नहीं होगा, अगर उनके ही वो गुस्सा हो रहा है और हम भी गुस्सा हो जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको ये समझने दें कि वो गुस्सा है और हम शांत हैं, वो डिफरेंस उनको समझाना ज़रूरी है। तो उनको पानी दे के आप उनको बैठाओ, या फिर उनको ढंग से बोलो कि आप ऐसे चिल्लाओगे तो मैं नहीं सुन पाऊँगी, या तो हम दूसरे दिन मिल लेते हैं, या फिर आप शांत हो जाओ, मैं उतना टाइम देती हूँ आपको। कोई आपके साथ कभी कुछ गलत कर देता है तो आप कैसे हैंडल करते हो? कोई कुछ गलत कर देता है तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, और शायद ये मेरे कर्म हैं। मैं स्पिरिचुअल और एनएलपी दोनों में जाती हूँ। मैं स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उस भगवान ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब मैंने एनएलपी स्टार्ट भी किया था तो मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट था, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। जब मैंने एनएलपी छोड़ने का सोचा है तब मेरे पास थैंक यू मैसेज मेरे क्लाइंट्स के, या फिर तब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट मिले कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कहीं से ऊपर वाले से मेरे पास पुश था। तो ये पुश के कारण तो मैं दोनों तरफ से मानती हूँ। तो अगर कोई गलत करता है तो स्पिरिचुअल में अगर देखूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे कर्मा है, या इससे मुझे कुछ लर्निंग लेनी है। वो लर्निंग लूँगी तो ये चीज़ चला जाएगा। जैसे ही आप उस लर्निंग लेते हो वो चीज़ चले जाती है। और माइंडसेट के हिसाब से देखूँ तो गलत करना ये उसका ओपिनियन है, मेरे और उसमें यही डिफरेंस है। अच्छा, जितना आपने समझाया हमने समझा, लेकिन हमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, उसमें और एनएलपी में कोई फ़र्क है? हाँ, बहुत फ़र्क है। साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं वो विथ मेडिसिन होती है, एलोपैथी में जो जाते हैं, एंड उनकी काउंसलिंग होती है। एनएलपी में काउंसलिंग विथ सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स होती है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड पे करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर मुझे समझानी हो, मैं कॉन्शियसली आपको कितना भी समझाऊं, आप अभी सुन लोगे, 2 घंटे तक मोटिवेट रहोगे, बाद में भूल जाओगे। होता यही है, मोटिवेशनल स्पीकर इतने सारे पॉडकास्ट है, हम सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। तो अगर चीज़ों को हम सबकॉन्शियसली डालेंगे तो उसको आप याद रखोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो एनएलपी की टेक्निक्स वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है एंड काउंसलिंग करती है। एंड साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजी ये एलोपैथी में जाते हैं, इन लोग मेडिसिन से एंड काउंसलिंग से चीज़ों को ठीक करते हैं। लोग झूठ क्यों बोलते हैं आपके हिसाब से? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हाँ, कोई झूठ बोलता है किसी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए, कोई झूठ बोलता है अपने इम्प्रेशन के लिए, कोई झूठ बोलता है अपन चीज़ों को ठीक करने के लिए, कोई झूठ बोलता है अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो सबके झूठ अलग अलग होते हैं। बच्चे झूठ कैसे क्यों बोलते हैं? I mean, कैसे उनको ये आदत से छुड़ाया जाए? झूठ बच्चे कभी कभी डर ज़्यादा होता है तब बोलते हैं। नहीं मारती नहीं हूँ मैं, अब नहीं तो वैसे मत देखो, अब नहीं मारती मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि मेरी मम्मी वो रिएक्ट नहीं करेगी जैसा मैं सोचती हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं देगी जैसा मैं सोचती हूँ, वो मेरी बात को समझ नहीं पाएगी। तो उसको कवर करने के लिए वो झूठ बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका कनेक्शन आपके बच्चे से अच्छा होगा, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, आपने जो एग्जाम्पल बोलते भी नहीं है, इसीलिए आपने जो एग्जाम्पल दिया उसी हिसाब से बोल रही। जैसे जैसे आपका कनेक्शन बच्चों से अच्छा होगा, उनका डर निकलेगा। आप झूठ क्यों बोलोगे? वो डर है ना कि आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे। कोई भी अपना कभी कभी आप देखो कि कितनी भी अपने साथ कुछ भी गलत हुआ, हम जाके किसी को भी अपने जो जिस पे हमें ट्रस्ट है उसको बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? हमें पता है उसका रिस्पॉन्स, वो हमें जज नहीं करेगा। हमें फ्रेंड्स सबसे अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें जज नहीं करते। वो हमें अगर हम गलत भी हैं तो हमें उसके लिए डांटते नहीं हैं, हमें समझाते हैं। तो अगर वैसे ही पेरेंट्स बन जाएं तो कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। अगर बेटा आके बोले कि मैं शराब पी के आया हूँ तो माँ उसको चपेट नहीं लगाए तो क्या करे? वो पी के आ चुका है ना, आप उसको चपेट लगा के फिर नेक्स्ट जो अगला कदम करेगा उसके लिए आप उसको रोक रहे हो। आप उसको बैठ के समझा सकते हो ताकि वो ऐसा करने जाने से पहले आपको बोले कि मम्मी ऐसा हो रहा था, मैं नहीं गया, इतना बोल पाए, अपने आप को रोक पाए।
आपका सपोर्ट होना हर चाहिए। किसी ने एनएलपी नहीं कर रखा ना सपना कि हमें आता हो हमारे बेटे को मतलब माइंडसेट को परिवर्तन करना कि तुम शराब मत पियो जाके। देखिए पेरेंटिंग में क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, जब हम पार्क में उसको खिलाने लेके जाते हैं तो वो पार्क में खेलते हैं तब तक जब तक उसकी मम्मी या पापा पीछे बेंच पे बैठे, राइट। अगर उसके मम्मी या पापा उसको पीछे बेंच पे नहीं दिखेंगे तो क्या करेंगे, वो गायब रोने लग जाएंगे। फिर उनको वो पार्क अच्छा नहीं लगेगा, वो गेम अच्छा नहीं लगेगा। टीनेजर में सेम होता है, उनको इन दुनिया से खेलना है, इन सारी चीज़ों को समझना है। टीनेजर में रिस्क लेने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उनमें डर नहीं होता है। तो जब वो इन दुनिया से खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट हो। जब तक आपका सपोर्ट उसके साथ होगा वो रिस्क में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे सारी चीज़ का रिस्क ले सकते हैं। नहीं चाहते हम वो रिस्क ले, नहीं चाहते वो शराब पिए, नहीं चाहते वो बॉयफ्रेंड शराब पीना या रिस्क लेना नहीं, पर वो आपसे उस बारे में बात तो कर सकते हैं ना खुल के, तब आप समझा सकते हो ना। जो बच्चे आपसे खुल के बात ही नहीं करेंगे तो आप समझाएंगे कैसे? क्या आप स्ट्रिक्टली बोल दोगे कि नहीं तुम्हें शराब नहीं पीना है, क्या वो मान जाएंगे? तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको उनके फ्रेंड बन के उनको समझाना ही पड़ेगा। वो गलती करेंगे ही करेंगे। आज हम लोगों ने भी अपने टाइम में गलती की है, हाँ शराब की नहीं की है, पर मस्ती हम लोगों ने भी की है, हमारे मम्मी पापा के अगेंस्ट हम लोग भी निकले हैं। नहीं, लेकिन मेरे को तो एक मम्मी की चपेट से सब समझ में आ गया था कि अपन को ये नहीं करना। दूसरी चपेट का डर था ना। तो फिर मेरे टाइम पे सही और मेरे बच्चों के टाइम पे वो गलत, ऐसे कैसे? आज के बच्चे करेजियस ज़्यादा है, समय के एक्सपोजर ज़्यादा है। आपके टाइम में इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था। टीवी के नाम पे सिर्फ चैनल्स 2-4 थे, इतना ज़्यादा ऑप्शंस गूगल पे नहीं था। आज के बच्चे के पास एक्सपोजर कितना ज़्यादा, आप सोचिए। उतना एक्सपोजर आपके सामने होता तो क्या आप डरते मम्मी से? अब हम कुछ और ही करके निकलते हैं। एक्सपोजर से फ़र्क पड़ता है। आज के बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, आज के बच्चों के पास बहुत सारा एक्सपोजर है। बेटर है उनको अगर उनको हमें हैंडल लेना है तो उनके फ्रेंड्स की तरह होता क्या है ना, बच्चों की सोच ऐसे होती है कि होना ये चाहिए कि सारी दुनिया समझे या नहीं समझे, मेरे माँ बाप समझेंगे। एंड रियलिटी में ये होता है कि सारी दुनिया समझ जाती है, माँ बाप नहीं समझते। माय गॉड, सच डीप थॉट्स एंड सच गुड थॉट्स। थैंक यू सो मच सपना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे मन कर रहा है कि मैं आपके साथ बातें करती रहूं, लेकिन हमें ये पॉडकास्ट इतने लिमिट का ही बनाना है या इतने लिमिट का ही करे तो व्यूअर्स को इंटरेस्ट रहेगा। हम आपके साथ वापस पॉडकास्ट करेंगे। श्योर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आज सोच के आ रही थी कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलूँगी, फिर मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि जो क्वेश्चन आएगा उसी पे बोलूँगी। तो जल्दी ही हम सपना के साथ वापस आपके सामने पॉडकास्ट लेके आएंगे, क्योंकि इनके साथ बातें अनलिमिटेड है, सीखने को बहुत कुछ है और समय कम है। तो अलविदा, लेकिन जब हम वापस आएंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू नायिका जी।